नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा, कंसल्टेंट आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट, स्पोर्ट्समेट फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर। आप सभी का स्वागत है एंकल स्पोर्ट्स इंजरी से जुड़े हुए इस दूसरे वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया एंकल स्प्रेन के बारे में। हम लोगों ने समझा एंकल का एनाटॉमी क्या होता है, एंकल स्प्रेन किस तरह से लग सकता है, क्या उसके प्रारंभिक लक्षण होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब भी आप अपनी एंकल इंजरी के बाद में अपने डॉक्टर के पास में जाते हैं तो क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास में उपलब्ध होते हैं। तो जब भी आप एंकल इंजरी लेके अपने डॉक्टर के पास में जाते हैं, यदि वो एक्यूट स्टेज है, एक्यूट स्टेज मतलब आप चोट लगने के इमीडिएटली बाद अपने डॉक्टर के पास में गए हैं, तो उस अवस्था में एंकल के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना संभव नहीं होता, क्योंकि आप बहुत ही एक पेनफुल अवस्था में होते हैं। तो आपके जो डॉक्टर होते हैं वो उसको एक इंस्पेक्शन के द्वारा, मतलब देख के उसको ये जज करने का कोशिश करते हैं कि आपके एंकल स्प्रेन का सीवियरिटी कितना है। यदि आपके एंकल के चारों तरफ बहुत ज़्यादा सूजन है, उसमें कलर चेंजेस हैं और एक किस्म का क्रिपिटस है, हाथ लगाने से उसमें क्रिपिटस जैसा फीलिंग होता है, तो ये एक सीवियर एंकल स्प्रेन की निशानी होती है। ये अवस्था में आपको एक स्पेसिफिक किस्म का ट्रीटमेंट दिया जाएगा जिसे बोला जाता है राइस प्रोटोकॉल, मतलब उस जॉइंट को रेस्ट दिया जाएगा। रेस्ट कैसे दे सकते हैं? या तो वहाँ पे एक कच्चा पट्टा बांधा जा सकता है थोड़े समय के लिए, अराउंड 7 to 10 डेज के लिए, या आप लोगों को एक रिजिड एंकल ब्रेस दिया जा सकता है। इस रिजिड एंकल ब्रेस या पट्टे का पर्पज़ ये होता है कि आपके इंजर्ड जॉइंट को हम लोगों को आराम देना होता है। मतलब यदि आप इस सीवियर एंकल स्प्रेन के बाद में चलना फिरना शुरू कर देंगे तो आपकी चोट इसमें बढ़ सकती है। रेस्ट दूसरा आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप इसके ऊपर आइस लगाएं। तो आइस एप्लीकेशन के लिए हम लोगों ने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि आइस एप्लीकेशन के क्या सही तरीके होते हैं। तो मैं एडवाइस करूंगा कि ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों को देखना चाहिए। तो दूसरी मॉडलिटी आइस एप्लीकेशन। तीसरा कंप्रेशन, मतलब उस एरिया को थोड़ा सा कंप्रेशन दिया जाए, मे बी विद द हेल्प ऑफ क्रेप बैंडेज। और एलिवेशन, तो आपके डॉक्टर आपको ये बताएंगे उस एरिया को आपको अपने हार्ट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखना है। मतलब आप अपने एंकल के नीचे तकिया रख सकते हैं या ऐसी कोई चीज़ से ही आप उसे एलिवेट करके रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये जाना कि जो एक्यूट स्थिति में जब भी आप अपने डॉक्टर के पास में जाते हैं तो इंस्पेक्शन के द्वारा जनरली आपके एंकल इंजरी का जो डायग्नोसिस होता है उसे कंफर्म करते हैं और आपको एक किस्म का इमोबिलाइजेशन, आइस एप्लीकेशन, एलिवेशन के द्वारा वो ट्रीट करने का कोशिश करते हैं। साथ में कुछ आपको दवाइयाँ भी दी जाती हैं, ये पेन किलर्स होती हैं और इनिशियल इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए होती हैं। दूसरी अवस्था ये होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपके एंकल में स्प्रेन है और आपने कोई सामान्य रेमेडी ली, उससे ठीक नहीं हुआ और आप अपने डॉक्टर के पास गए लगभग 2 हफ्ते बाद में, 3 हफ्ते बाद में, तो जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है उसका तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। इस क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर आपके एंकल में कुछ टेस्ट करेंगे। जैसे कि एक टेस्ट होता है जिसे बोला जाता है एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट। तो आपके एंकल में एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट से ये देखा जाएगा कि उसमें किसी किस्म का कोई ढीलापन तो नहीं है। टेलर टिल्ट टेस्ट एक अन्य किस्म का टेस्ट होता है, वो भी देखा जा सकता है। ओटावा क्लिनिकल रूल्स होते हैं और इस स्कोरिंग के माध्यम से ये जानने का कोशिश किया जाता है कि आपके एंकल में फ्रैक्चर होने की संभावना है या नहीं है। इसके बाद यदि आपके डॉक्टर को लगता है तो एक जो टेस्ट होता है एक्सरे, जो कि एक मैंडेटरी टेस्ट होता है, वो कराया जाना आवश्यक होता है इस चीज़ को रूल आउट करने के लिए कि आपके एंकल में कहीं किसी किस्म का कोई फ्रैक्चर है या नहीं है। तो जो सबसे मैंडेटरी टेस्ट होता है एंकल स्प्रेन के बाद में वो होता है एक्सरे एंकल जॉइंट। एक्सरे एंकल जॉइंट से आपके डॉक्टर ये समझ सकते हैं कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। यदि फ्रैक्चर नहीं है तो डेफिनेटली ये एक सॉफ्ट टिश्यू का इंजरी है। अब हम लोगों को ये समझना आवश्यक है कि सॉफ्ट टिश्यू का इंजरी है तो उसमें ग्रेडिंग क्या है। ग्रेडिंग मतलब लिगामेंट में मामूली चोट है, मॉडरेट चोट है या सीवियर चोट है। तो कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन से भी इस बात का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि यदि एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट में काफ़ी कुछ ढीलापन हम लोगों को लगता है, इसका मतलब लिगामेंट में इंजरी की संभावना काफ़ी अधिक है। साथ में लिगामेंट इंजरी को कंफर्म करने का जो साधन होता है वो होता है MRI ऑफ एंकल जॉइंट। दोस्तों, कभी भी किसी एक्सरे से लिगामेंट की चोट का कंफर्मेशन नहीं किया जा सकता है,
क्योंकि एक्सरे में सिर्फ हम लोगों को हड्डियां दिखती हैं, सॉफ्ट टिश्यू के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जैसे जो लिगामेंट वगैरह हैं वो कभी भी किसी एक्सरे में नहीं देखे जा सकते हैं। तो एमआरआई के द्वारा एंकल जॉइंट का जो स्प्रेन होता है, एंकल जॉइंट की जो इंजरी होती है उसकी ग्रेडिंग को कंफर्म किया जा सकता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा एमआरआई के बाद में यदि ग्रेड 1 स्प्रेन है इसका मतलब लिगामेंट में बहुत मामूली चोट है, यदि ग्रेड 2 स्प्रेन है इसका मतलब लिगामेंट का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा टूटा हुआ है, ग्रेड 3 है इसका मतलब कि लिगामेंट में लगभग कंप्लीट डैमेज आपके एंकल में हो चुका है। तो इस तरह से हम लोगों ने अब तक ये समझा कि जब भी एंकल इंजरी के बाद में आप अपने डॉक्टर के पास में जाते हैं तो किस किस्म के टेस्ट करके वो इस चीज़ को देख सकते हैं कि चोट का जो एक्सटेंट है, चोट की सीवियरिटी कितनी अधिक है, और इसी आधार पे वो आगे आपके ट्रीटमेंट का निर्णय कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके लिगामेंट इंजरी का ग्रेडिंग क्या है, मतलब उसमें कितना ज़्यादा डैमेज आपके लिगामेंट में हो चुका है। यदि माइल्ड इंजरी है तो डेफिनेटली कुछ समय तक इमोबिलाइज रख के और कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आप लोगों को बता के धीरे धीरे रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड रिटर्न टू स्पोर्ट्स के लिए एडवाइस किया जा सकता है। मॉडरेट इंजरी है तो वो केसेस में लगभग 10 दिन से 14 दिन तक का रेस्ट आपको रिकमेंडेड होता है, मतलब आपको 2 वीक तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़ नहीं करनी होती। आप लोगों को एक एंकल ब्रेस लगाने के लिए एडवाइस किया जाएगा, साथ में हल्के मूवमेंट आप लोगों को आपके एंकल पे करने के लिए एडवाइस किया जाएगा, जिससे कि एंकल जॉइंट में एक किस्म का स्टिफनेस नहीं है। स्टिफनेस का मतलब ये होता है कि यदि आपने 2 वीक तक अपने एंकल को एक ही स्थिति में रखा है तो जब आप उसके बाद में उसे मूव करने का कोशिश करेंगे तो आपको एक स्टिफनेस उसमें महसूस हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जॉइंट जाम हो गया है। तो इस स्टिफनेस को अवॉइड करने के लिए बीच बीच में आपको ये रिकमेंड किया जा सकता है कि आप अपने एंकल ब्रेस को खोल के और सिंपल मूवमेंट जो होते हैं एंकल जॉइंट के वो आप कर सकते हैं। इस दौरान वेट बेयरिंग बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड होता है, मतलब आप लोगों को अपने एंकल जॉइंट पे बहुत ज़्यादा वजन नहीं डालना होता। और जब ये 2 वीक का समय पूरा हो जाता है तो अगेन कुछ एंकल की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज बता के धीरे धीरे आपको आपकी क्षमता के अनुसार नॉर्मल एक्टिविटीज़ और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए रिकमेंड किया जा सकता है। अब आगे बढ़ के हम ये समझते हैं कि जो एंकल स्प्रेन की सबसे सीवियर स्टेज होती है, मतलब जब आपका एंकल का लिगामेंट पूरी तरह से टूट चुका है, तो किस किस्म का ट्रीटमेंट आप लोगों को दिया जाना चाहिए। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनना चाहिए। एंकल स्प्रेन यदि सीवियर हुआ है तो पहला लक्षण उसका ये होगा कि चोट लगने के कुछ समय बाद बहुत ज़्यादा ह्यूज स्वेलिंग होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग होगा, कलर चेंजेस उसमें हो सकते हैं, आपको उस एरिया में किसी किस्म का नीलापन या लाल रंग आपके स्किन के नीचे हो सकता है। तो दोस्तों बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि उस एरिया में ब्लीडिंग हुआ है और वो ब्लीडिंग आपके चमड़ी के नीचे मतलब सॉफ्ट टिश्यू में एक किस्म से फैला हुआ है, जिसकी वजह से ये कलर चेंजेस आपके एंकल जॉइंट के सराउंडिंग हो रहे हैं। क्रिप्टस होता है, आपको इमीडिएटली उस पर वजन डाल के चलने में दिक्कत आती है और इंस्टेबिलिटी महसूस होती है, मतलब आपको ये लगता है कि दोबारा उसमें लचक आ जाएगी। तो ये एक सीवियर एंकल स्प्रेन के लक्षण होते हैं। यदि ये लक्षण आपके जॉइंट में होते हैं तो ये लगभग कंफर्म होता है कि जो एंकल इंजरी की ग्रेडिंग है वो सीवियर की श्रेणी में जा चुकी है। इसके अलावा एक्सरे और एमआरआई के द्वारा भी इसका कंफर्मेशन किया जाता है। ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले इस एरिया को रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन, जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, उसके द्वारा ठीक करने का कोशिश किया जाता है। और इस स्टेज में हम लोगों का उद्देश्य ये होता है कि जो एक पेनफुल स्टेज है उससे आप लोगों को बाहर निकाला जाए, मतलब आपका पेन कम किया जाए, आप लोगों को थोड़ा सा कंफर्ट दिया जाए। तो इस उद्देश्य के लिए आइस कैन बी बेस्ट रेमेडी। आइस के अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि उस जगह के इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। ब्रेसेस लगा के उस जगह को एक प्रोटेक्टेड अवस्था में रखा जाता है। इस स्टेज को बोला जाता है इन्फ्लेमेटरी फेज। और जनरली आप लोग ये माने कि ये 5 से 7 दिन का जो इनिशियल पीरियड होता है उसमें इस किस्म का ट्रीटमेंट आप लोगों को दिया जाएगा। अगली स्टेज जो होती है वो होती है प्रोलिफरेटिव स्टेज।
अगली स्टेज जो होती है वो होती है प्रोलिफरेटिव स्टेज, और लगभग 7 से लेकर 14 दिन तक ये प्रोलिफरेटिव स्टेज चलती है। इसका मतलब ये होता है कि अब आपका जो टूटा हुआ लिगामेंट है उसमें धीरे धीरे एक किस्म का भराव होना शुरू हो गया है, मतलब एक किस्म का हीलिंग होना शुरू हो गया है। हालांकि ये हीलिंग बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा नहीं होता जैसे कि सामान्य लिगामेंट होता है, पर कुछ फाइब्रस स्ट्रक्चर इसमें बनने लगते हैं जिसके द्वारा कि यहाँ पे हीलिंग अपना शुरू हो जाता है। तो इस प्रोलिफरेटिव स्टेज में आप लोगों को एंकल के कुछ मूवमेंट बताए जाएंगे जिससे कि जो आपका नया लिगामेंट बन रहा है या लिगामेंट में जो हीलिंग हो रही है वो एक किस्म का शेप यहाँ पे ले पाए। ब्रेस के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे रिजिड एंकल ब्रेस लगाया जाता है। साथ में जो एक नई चीज़ होती है जिसे बोला जाता है एयर कास्ट, मतलब आपके ब्रेस में कुछ ऐसे स्लीव्स होती हैं जिसमें एयर सेल्स होती हैं। वो एयर सेल्स सूजन को बढ़ने से रोकती हैं और आपकी हीलिंग में मदद करती हैं। यदि आपके पास में ब्रेस लगाने का ऑप्शन है और आपको एयर कास्ट ब्रेसेस मिल सकती हैं तो डेफिनेटली दिस इज रिकमेंडेड टू अप्लाई अ एयर कास्ट बेस एज कंपेयर टू ए नॉर्मल ब्रेस। इसके अगली जो फेज होती है उसे बोला जाता है रीमॉडलिंग फेज। रीमॉडलिंग मतलब अब आपका जो टूटा हुआ लिगामेंट है उसमें हीलिंग शुरू हो गई है और वो धीरे धीरे रीमॉडल होने लग गया है। रीमॉडल मतलब वो जो पुराना लिगामेंट था उसकी शेप लेने लग गया है और उसके जैसे काम करने का कोशिश करने लग गया है। इस रीमॉडलिंग फेज में हम लोगों का उद्देश्य ये होता है कि यहाँ पे आप लोगों को मसल ट्रेनिंग दिया जाए, मतलब आसपास की एंकल के जॉइंट के जो मसल्स हैं वो एग्जैक्टली सही तरीके से उसमें काम करें। तो मसल ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाएगी, मसल स्ट्रेंथनिंग एडवाइस की जाएगी। थेराबैंड के द्वारा मसल स्ट्रेंथनिंग एडवाइस की जा सकती है या फिर सिंपल कुछ एक्सरसाइजेज हैं उसके द्वारा आपको मसल स्ट्रेंथनिंग यहाँ पे एडवाइस की जाएगी। अगली जो फेज होती है उसे बोला जाता है लेट रीमॉडलिंग फेज, मतलब अब हम लोगों का उद्देश्य ये है कि आप अपने स्पोर्ट्स में या फिर आप अपने एक्टिव लाइफ में दोबारा अपना एंट्री कर पाएं। तो इस दौरान आप लोगों को थोड़ा सा अच्छी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं। एजिलिटी ट्रेनिंग आप लोगों को बताई जा सकती है। एजिलिटी ट्रेनिंग मतलब सडन डायरेक्शन चेंज करना, ये कैरेक्टर आपके एंकल में धीरे धीरे डेवलप होना चाहिए। प्रोप्रियोसेप्शन एक्सरसाइजेज आप लोगों को बताई जा सकती हैं जिसका कि पर्पज़ ये होता है कि जोड़ के आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो जैसे ही आपका डायरेक्शन चेंज होता है तो बहुत इमीडिएटली वो एक्टिव होकर काम कर पाएँ और आपको बार बार गिरने से या बार बार एंकल स्पेन आने से ये बचा पाएँ। दोस्तों, इस स्टेज पे जो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आप लोगों को ध्यान में रखना कि कभी भी बिना अपने फिजिशियन के, अपने डॉक्टर के, ऑर्थोपेडिक सर्जन की या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह के बिना यदि आप अपने एक्टिव लाइफ में रिटर्न करते हैं या अपनी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में रिटर्न करते हैं बिना प्रॉपर हीलिंग के, तो फिर आपको इसमें रिकरेंस की संभावना काफ़ी अधिक होती है। और हमारे ओपीडी में हम लोग कितनी बार ये देखते हैं कि सिर्फ आप लोगों की जल्दबाजी की वजह से आप लोग बार बार एंकल स्पेन के शिकार होते हैं और एक तरह से अपने जॉइंट में और लिगामेंट में परमानेंट डैमेजेस आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो 4 स्टेजेस हैं वो हम लोगों ने समझी जिनके के द्वारा एंकल स्प्रेन का प्रारंभिक ट्रीटमेंट किया जा सकता है। दोस्तों, यदि एंकल स्प्रेन में लिगामेंट आपका ATFL पूरी तरह से टूटा है और स्ट्रेंथनिंग से, प्रोप्रियोसेप्शन से, प्रॉपर प्रोटोकॉल से भी वो रिकवर नहीं होता, तो फिर हम लोगों के पास में ऑप्शन होता है लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन का। लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन मतलब कि एक तरह से उस लिगामेंट को दोबारा बनाया जाएगा सर्जरी के द्वारा, मतलब आपके शरीर में से मांसपेशी का ग्राफ्ट लिया जाता है और उसको टूटे हुए लिगामेंट की जगह पे लगाया जाता है और इस प्रक्रिया को बोला जाता है लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन। ये प्रक्रिया आर्थ्रोस्कोपी के द्वारा भी संभव है, मतलब दूरबीन के द्वारा भी संभव है, और यदि एक से अधिक लिगामेंट में डैमेज है तो कई बार जॉइंट को खोल के भी ये सर्जरी की जा सकती है। तो मित्रों, इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि एंकल स्प्रेन के बाद में किस किस्म के टेस्ट किए जा सकते हैं, कैसे इस बीमारी को कंफर्म किया जाता है, क्या क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शन हमारे पास में उपलब्ध होते हैं और किन किन चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। विशेष रूप से अर्ली रिटर्न टू स्पोर्ट्स कभी भी एंकल स्प्रेन के बाद में नहीं होना चाहिए जब तक कि आपके डॉक्टर आपको प्रॉपर्ली इस चीज़ के बारे में एडवाइस करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम लोग डेफिनेटली आपकी हर
क्वेरी को उत्तर देने का कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून, स्टे एक्टिव, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।